नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में कुछ और क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हम। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर थर्ड से है। और इसमें हम है जो वही हमारा जो फॉर्मेट है, मतलब 2 नंबर का, 5 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन लेके आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले वो बहुत ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन है। और जैसे कुछ इस प्रकार है कि गणतंत्र को परिभाषित कीजिए, यानी कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। अगर ये हमारे 15 शब्दों में या 2 नंबर के लिए आरएस मेंस में पूछा जाए तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई शासन व्यवस्था, और साथ ही देश का शासना प्रमुख जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रत्येक नागरिक मतलब चुना जाए, कि जनता द्वारा चुना जाए। और साथ ही प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से प्रत्येक पद तक पहुँच, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्र रूप से प्रत्येक पद तक पहुँचे, यानी कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। माननीय मोदी जी को हम देख सकते हैं। तो ये और अब्राहम लिंकन साहब का ये जो कोटेशन है हमने वो यहाँ लिखा, मतलब यानी कि उन्होंने बताया, ये परिभाषा उन्होंने दी थी गणतंत्र की। तो ये परिभाषा भी लिख दी। और साथ ही हमने ये बताया कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो तो उनमें जो शासनाधिक होता है, चुनाव के द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से भले ही हो, लेकिन जनता द्वारा चुना जाता है। और स्वतंत्र रूप से प्रत्येक व्यक्ति को जो है कोई भी पद धारण कर सकता है, सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। अब आप बताइए कि गणतंत्र और 2 शब्दों में, मतलब 2 नंबर के लिए 15 शब्दों में पूछा जाए तो इससे ज़्यादा और क्या लिख सकते हैं। और आपके पास अगर ज़्यादा इससे अच्छे को सुझाव हो, कमेंट्स हो, तो ज़रूर बताइए, जिससे हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। ये हमने जो 50 शब्दों के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन लिया है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ कि मानव अधिकार तथा मूल अधिकार के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अधिकार बहुत सारे होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं। तो उनके बारे में जो जिक्र किया गया है कि यहाँ पे ये अधिकार क्या है, इनके अंतर क्या क्या है। तो देखो, मानव अधिकार हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, बीच में लाइन खींच के दोनों को इधर उधर लिख दिया। अब देखो, लाइनिंग में इसको समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है कि अंतर वाले क्वेश्चन को सामान्य कहा जाता है, 2 टुकड़ों में बांट के लिखा जाए तो उसमें मतलब आंसर हम आसानी से कर सकते हैं अंतर। और दूसरा पढ़ने वाले को भी लिखे कि यहाँ ढंग से बनाया हुआ या लिखा गया। तो यहाँ हमने लिखा यूएन में 10 अक्टूबर 1948 को मानव रक्षा हेतु, यानी कि जो मानव अधिकार है वो कब शुरू है, 10 अक्टूबर 1948 को मानव की रक्षा के लिए, हितों के लिए। और मूल अधिकार है वो संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित, वो सरकार द्वारा देने की गारंटी है। मूल अधिकार राज्य देगा, मतलब अपने नागरिकों को, उसके बदले मतलब राज्य नागरिकों को कर्तव्य भी करने अपने। अब राज्य नागरिक अपने कर्तव्य निभाए या न निभाए, लेकिन राज्य को अधिकार देने पड़ते हैं। दूसरा हमने लिखा, दूसरे पॉइंट में हमने लिखा कि नैतिक व आदर्शों पर आधारित है। मतलब ये जो मानव अधिकार एक तरीके से, मतलब जहाँ नैतिकता या आदर्श काम करती है, किसी व्यक्ति आदर्श यानी कि उसमें है संस्कार है, उसमें नैतिकता है थोड़ी बहुत भी, तो एक इंसानियत के नाते भी हेल्प करता है। कई बार कहते हैं ना कि मानवता के नाते, इंसानियत के नाते थोड़ी बहुत हेल्प कर दी जाए, तो वो क्या है, नैतिकता और उसके आदर्शों पर आधारित है। जबकि ये प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के अधिकारों हेतु, यानी कि प्रत्येक मतलब नागरिक के अधिकार व्यक्ति है उसके अधिकारों हेतु ये जो मूलाधिकार संविधान में वर्णित है और देने की गारंटी दी गई है। ये हमने 2 अंतर लिखे। आगे हमने तीसरा अंतर लिखा कि वैश्विक स्तर पर, यानी कि जो मानव अधिकार है ये वैश्विक स्तर पर यानी कि इनका मानव अधिकार आयोग भी है, तो यह इंटरनेशनल यूएन मानव अधिकार जो है, यूएनएचआरसी, ऐसी जो संस्थाएं बनी हुई हैं मानव अधिकारों के लिए। जबकि ये क्या है, राज्य और देश के स्तर तक है। मतलब राज्य के मूल अधिकार हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश तक हो सकते हैं कि एक नागरिक अपने देश से ये मांग सकता है या अधिकारों के लिए अपनी मांग कर सकता है। परंतु और आगे हमने लिखा कि सैद्धांतिक परंतु व्यवहारिक कम। अब जैसे ये सिद्धांतों में बहुत है, मानव अधिकार होने से मानव की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन देखिए रोहिंग्या के साथ आज मतलब वो कहते हैं अत्याचार हो रहे हैं। और चाइना में देख लीजिए, अब उइगुर मुसलमान जो जिनजियांग प्रांत में, उनके साथ वो एक तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। मतलब कहीं भी जाओ, सीरिया, इस्लामिक कंट्री में आप देख लीजिए, ISIS वगैरह, यहाँ पे क्या हो रहा है, युद्ध दंगे वगैरह जो भी हो रहे हैं, सीरिया फिलिस्तीन के बीच में जो हो रहा है, इसराइल फिलिस्तीन के बाद, तो यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, मतलब इन मानव अधिकारों के साथ उल्लंघन हो रहा है, मानव अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। तो सैद्धांतिक रूप से तो क्या है, मानव को सबकी रक्षा करनी चाहिए, मानव के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप में कितने काम आते हैं उसमें अंतर है। तो मतलब सैद्धांतिक है परंतु व्यवहारिक कम है, जबकि सैद्धांतिक के साथ साथ देने की गारंटी है। तो ये देने की गारंटी होगी तो अपने आप व्यवहार में भी आ जाएंगे। तो सैद्धांतिक तो है ही, लेकिन देने की गारंटी भी है, तो वो अपने आप व्यवहार में कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे मूल अधिकार। फिर यहाँ हमने लिखा इसमें कि उल्लंघन पर वैश्विक उपचार है। मतलब मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वैश्विक उपचार है, मतलब UNHRC जो भी मानव अधिकार की संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे, वो यहाँ एक्टिव रहती है, काम करती है, और वहाँ उनकी जो सुनवाई होती है। जबकि यहाँ मतलब उल्लंघन होने पर उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो उस न्यायालय में थे अनुच्छेद 226, और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत है जो उनका सुनवाई होती है।
और इनके गारंटी दी जाती है, और कोर्ट है जो इसमें हस्तक्षेप करता है। एक तरीके से मतलब नागरिक कोई अधिकार है कि अगर राज्य उनकी मूल अधिकार नहीं देता है तो वो क्या कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट है जो इसमें राज्यों की न्याय दिलाने में हेल्प करता है, जब यहाँ वैश्विक संस्थाएं हैं जो काम करती है। अब बताओ कि आप भी अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मानव अधिकार और मूल अधिकार में और क्या अंतर हो सकते हैं, इसको हम और कैसे बेटर लिख सकते थे। तो आपके जो वैल्यूएबल सजेशंस है वो ज़रूर दीजिए। आगे है हमारा एक 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है जो संविधान के उससे लेकर है। क्वेश्चन को इस प्रकार है, मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या है मूल सिद्धांत और उसकी जो आपको आलोचनात्मक एक तरीके से परीक्षण करना है, मतलब यानी कि आपको आलोचना भी करनी है और सही भी, उसका जो पॉजिटिव अप्रोच भी बतानी है और सही भी बताना है उसको, ऐसा नहीं पूरा नेगेटिव लेके चले जाओ आप। तो हमने इसकी जो शुरुआत है कुछ इस प्रकार की है कि भारत जैसे देश की बहुलवादी संस्कृति एवं शासन व्यवस्था के बीच समायोजन बैठाने के लिए संविधान का मूल ढांचा एक उचित उदाहरण साबित हुआ है। तो बात में एक विविधता है, दूसरी बात है जो मतलब संस्कृति की विविधता है, साथ ही शासन व्यवस्था में दोनों में समायोजन बैठाने के लिए क्या मूल ढांचे का एक तरीके से कॉन्सेप्ट आया, हम कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना के आदर्श क्या क्या है, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आदि आते हैं, जो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच संतुलन व जन कल्याण के साथ साथ जनता का न्यायपालिका पर भरोसा और संविधान को गतिशील बनाने में सहायक है। तो ये जो संविधान के आदर्श हैं उसको प्राप्त करना क्या नागरिक का अधिकार होता है, और उसको राज्य नागरिकों को देता भी है। उसके बदले क्या राज्य कहता है नागरिकों को अपना कर्तव्य का पालन भी कीजिए, और ये एक तरीके से मूल ढांचे में ये इस भागों को मूल ढांचे माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए सीधा कि निम्न में से संविधान का मूल ढांचे में कौन कौन से आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, तो प्रीलिम्स में भी अगर क्वेश्चन बनता है तो भी हमें ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। मेंस में भी अगर 2 नंबर में ऐसा पूछ लें, खाली नाम पूछा जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें मतलब आती हैं, तो वो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। फिर हम यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का महत्व लेकर ऊपर हमने थोड़ा बहुत बता दिया बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ महत्व लिख रहे हैं इंपॉर्टेंस, और फिर आगे मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस लिख देंगे, फिर आलोचना भी करेंगे। तो मूल ढांचे के माध्यम से ही जनता अपने अधिकारों व कर्तव्यों के से वाकिफ होती है कि भाई संविधान के मूल ढांचे में मूल जो कर्तव्य हैं या मूल अधिकार है उससे मतलब यानी कि व्यक्ति को या अपने कर्तव्यों से वाकिफ होती है, उनको पता चलता है हमारे अधिकार है, जीने का अधिकार है, सरकार द्वारा हमें ये सुविधा दी जाती है, हमें आरक्षण दिया जाता है, हमें ये किया जाता है, तो उनको जनता को पता तो चले, इसलिए ये इंपॉर्टेंस है इसकी और मूल ढांचे की। फिर हमने यहाँ लिखा था अपनी मांगों से सरकार की तानाशाही पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। अगर सरकार ज़्यादा ही तानाशाही करती है तो लोगों को अधिकार है गुट बनाने का या दल बनाने का या सभा करने का या फिर जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का, तो ये लोगों की क्या है अधिकार है, और ये कौन बेसिक ढांचे में है, इसीलिए क्या है कि लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वरना सरकार है जो करने नहीं देती। फिर आती जनता की समस्याओं को जानकर शासन प्रशासन उचित उपयोगी नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन करता है। तो जनता की जो समस्या है उसको जानकर ये हैं जो सरकार या फिर कह सकते हैं कि कार्य विधायिका जो कानून लाती है और एक तरीके से कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करवाती है, जिससे अधिक जन कल्याण व आर्थिक सामाजिक न्याय की अवधारणा लागू होती है कि जनता दबाव बनाती है, फिर उसके अनुसार जनता के अनुसार कानून बनते हैं और उसी से जनता का जो कल्याण होता है। फिर हमने लिखा कि मूल ढांचा संविधान को गतिशील बनाता है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या व रक्षा करती है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियवाद, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो न्यायिक पुनरावलोकन ये होता है कि मान लीजिए विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया वो गलत है, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए बना दिया, तो न्यायालय उसको क्या कर सकता है, मतलब उसको रद्द कर सकता है। ये एक तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। साथ ही न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया है और उसमें कुछ गड़बड़ लग रही हो या उसे कुछ की भावनाएं आहत हो रही हो या वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो नेगेटिव है, कुछ पक्ष नकारात्मक है, न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकता है और उनका जो एक तरीके से पुनरावलोकन कर सकता है। तो यही न्यायिक पुनरावलोकन है। फिर आता है न्यायिक सक्रियवाद। न्यायिक जो सक्रियवाद है ये मतलब न्यायालय द्वारा अपने कार्य जो है वो कर ही रहा है अपने जो भी है, लेकिन उससे से आगे बढ़कर यानी कि थोड़ा प्रोएक्टिव होकर कुछ ऐसे स्यूमोटो एक्शन लिए जाते हैं। मान लीजिए न्यायमूर्ति है जो मतलब यानी कि न्यायमूर्ति और जस्टिस में फ़र्क होता है। न्यायमूर्ति मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है, जस्टिस कहा जाता है, जबकि बाकी हाईकोर्ट के जो है इनको जज बोल दिया जाता है, सामने मजिस्ट्रेट कहा जाता है, मजिस्ट्रेट कह सकते हैं हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको। तो ये मतलब यानी कि जज और जो मजिस्ट्रेट में जज और जो जस्टिस में फ़र्क होता है। जस्टिस यानी न्याय
मूर्ति और जज यानी न्यायाधीश। तो ये जो फ़र्क होता है। तो न्यायिक सक्रियवाद में ये होता है कि न्यायालय द्वारा अपने कार्य तो हैं ही उनके, जो उसके अलावा भी वो प्रोएक्टिव होकर कुछ काम करते हैं, स्यू मोटो एक्शन लेता है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है या हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है और उसने कोई अखबार में न्यूज़ पढ़ी है कि वहाँ फलानी जगह पे या उस शहर के किसी एक गली मोहल्ले में एक जंगली गाय भैंस सूअर या फिर जो जंगली पशु द्वारा कह सकते हैं आवारा पशु द्वारा एक व्यक्ति की मतलब यानी कि उसको मार दिया गया है और चोट मार के उसको घायल कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो न्यायालय एक्शन ले सकता है, संबंधित जो भी नगर निगम है या उसे संबंधित न्याय उनको आदेश दे सकता है कि आप गायों के लिए बाड़ा बनाइए और उसमें गायों का जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको अंदर लीजिए। तो ये क्या हो गया, एक स्यू मोटो एक्शन हो गया। न्यायालय मतलब यही न्यायिक सक्रियवाद है। तो इसको हम ये कह सकते हैं न्यायालय खुद भी कुछ एक्शन ले सकता है। फिर आता संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें व्यक्ति के अगर अधिकारों का मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो जो अलग अलग जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 226 में तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है, हाई कोर्ट में, और अनुच्छेद 32 में वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने जो मूल अधिकार है उसका जो केस मांग सकता है। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो अपना कार्रवाई कर सकता है, अपील कर सकता है या फिर केस दायर कर सकता है। अब हम समस्याएं लिखे, हमें ऊपर मैं तो बता दिया ये इंपॉर्टेंस है, और आलोचनात्मक बताना है भाई किसको, मूल ढांचे को। तो इसकी समस्या क्या है या फिर चुनौती क्या है, दिक्कत क्या है। तो यहाँ हमने लिखा कि संसद, समस्या में लिखा संसद संविधान में संशोधन बहुमत के आधार पर करता है। भाई संविधान संसद वो कैसे संविधान में संशोधन करता है, बहुमत के आधार पर करता है, जिससे सत्ताधारी दल की अंकुशता में वृद्धि होती है। बाद में भले ही वह न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। यानी कि सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुमत से निर्णय लेता है और हो सकता है वो अपने फायदे के लिए कुछ निर्णय ले ले, उसको बाद में न्यायालय भले असंवैधानिक घोषित करे। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल ढांचे की मतलब ये समस्याएं हैं, कमियां हैं एक तरीके से। और मूल ढांचे से वर्णित अधिकारों का जनता का हक है, परंतु राजनीतिक दल अपने स्वार्थ हेतु इनका गैरकानूनी उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि भाई मूल अधिकार में जो बेसिक स्ट्रक्चर है या हमारा जो मूल ढांचा है उसमें जो अधिकार देने की बात की गई है, या भी जो भी चीज़ें हैं, कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार हो गए, राज्य के नीति निदेशक तो ये सब सारी चीज़ें इसी में आती है। फिर भी अगर शासन प्रशासन या फिर हम कह सकते हैं कि विधायिका जो ऐसे कानून लाती हो जिससे सिर्फ अपना ही उनका हित सदा हुआ हो, जनता के साथ अन्याय हो रहा हो, जनता का कल्याण या उसमें नीत न हो, तो ये क्या एक तरीके से जनता पे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का वो समस्या है एक तरीके से, ये हम कह सकते हैं। उसका मतलब यानी कि नुकसान है, समस्या है एक तरीके से। फिर इसमें हम कह सकते हैं आगे हमने लिखा कि बार बार न्यायिक निर्णयों में बदलाव व न्यायिक पुनरावलोकन से सरकार के अंगों में असंतुलन व न्यायपालिका की प्रासंगिकता को संकट पहुंचता है। देखो सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे ये हो गई हमारी न्यायपालिका, ये कार्यपालिका, ये विधायिका। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है। न्यायपालिका जो न्याय दल में काम करती है, और इन दोनों के द्वारा कोई गलत कानून लाए गए, असंवैधानिक कानून लाए हो तो उसको रोक लगाना या फिर उन कानूनों को निरस्त करना, ये होता है विधायिका का काम। अब विधायिका प्रोएक्टिव होकर कभी असक्रियवाद होकर स्यू मोटो एक्शन ले रही, कभी कुछ भी ले रही, वो ज़्यादा ही हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो संविधान की हमारे जो लोकतंत्र है उसकी जो तीनों विंग है, मतलब यानी कि जो भी ये 3 भाग है उसके, तो उनका भी तो अपने आप में वो कहना बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है इन तीनों के बीच में। और अगर न्यायपालिका अगर ज़्यादा एक्टिव है तो वो कहीं ना कहीं दोनों जो पीछे हमारी विधायिका और कार्यपालिका रही उनको आपत्ति होगी कि न्यायालय इतना मतलब प्रोएक्टिव क्यों है, यानी कि अपना हस्तक्षेप कर रहा है हमारे मामले में। लेकिन सरकार ने कहा कि अनुच्छेद हमारा 50 वो कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका या विधायिका के बीच में जो क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या होगा, वो हस्तक्षेप नहीं होगा। इन दोनों का काम है जो स्वतंत्र होगा और ये एक दूसरे पर इंटरफेस नहीं करेंगे। तो ये बात की गई, तो उसका भी उल्लंघन होगा अनुच्छेद 50 का भी। तो ये सब हमें इसमें बताया गया। तो बार बार ये कह सकते हैं न्यायिक निर्णय है ये पुनरावलोकन करेगा कौन, न्यायालय। तो समझो हमारे जो ये सरकार के 3 अंग हैं इसके बीच में असंतुलन बढ़ेगा और न्यायपालिका की जो प्रासंगिकता है, क्रेडिबिलिटी है, एक तरीके जो विश्वसनीयता है उसमें क्या प्रश्न उठेंगे। तो ये इसकी समस्याएं भी बताई गई बेसिक स्ट्रक्चर की। फिर हमने अंत में क्या लिखा कि इस प्रकार मूल ढांचा सरकार को सुव्यवस्थित शासन करने का मार्ग प्रशस्त करता है। एक तो वो जन सामान्य में संविधान की उपयोगिता बताता है। कौन, मूल ढांचा। संसार आम आदमी को कैसे पता चलता है कि वो भी इसका अधिकार है, तो राइट्स कहाँ मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं। तो उसको क्या होता है, एक शासन की सुव्यवस्थित शासन भी सरकार को सुव्यवस्थित करने में मार्ग प्रशस्त करता है, साथ ही जन सामान्य को संविधान की उपयोगिता जानकारी बताता है। फिर यहाँ लिखता है राजनीतिक गतिविधियों में कि हस्तक्षेप से मूल ढांचा असुरक्षित है, परंतु इसका सजग प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। हम ये कह सकते हैं कि भाई राजनीतिक गतिविधियों से सरकारें अपने हिसाब से कानून लाती हैं, अपना फायदा देखती हैं, ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसका एक प्रहरी के रूप में भी है, वो ये सब हरकतें
मतलब एक लिमिट तक होते नहीं देता, उसको लगता है गलत है तो उसको रोको, या उसको संविधान में उसको वापस संविधान में वापस संशोधन करके लाओ, या मतलब उसको कहता है ये चीज़ को हटाओ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर, और ये हमने समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन इस प्रकार था कि सिद्धांत के आलोचनात्मक जो परीक्षण किया हमने बेसिक स्ट्रक्चर में। और अब आप बताइए इसमें और क्या ऐड कर सकते थे जिससे हमारे आंसर में और इम्प्रूवमेंट आ सकता था, और इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपने वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हैं। और उम्मीद करते हैं ज़रूर इस जो हमारी पहले प्रयास है आपने को सीखा ही होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।